हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। लास्ट क्लास हमारी थी, हम पढ़ रहे थे अर्थ के बारे में और उसका एक नेचुरल जो सैटेलाइट है चंद्रमा, उस पर भी हमारी चर्चा हो चुकी है, पढ़ लिया है उसको हमने। आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में, मार्स के बारे में। जिस तरह से अभी तक जितने भी हमने प्लैनेट्स पढ़े हैं, ग्रह जितने भी हमने पढ़े हैं, पॉइंट वाइज हमने पढ़ा है, उनको पॉइंट वाइज ही आपको याद करना है, ये ध्यान रखें। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक एक ग्रह को हम इसी तरह से पढ़ते चले जाएंगे। आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट जो भी आपके पॉइंट्स हैं एक एक प्लैनेट के अकॉर्डिंग, वो आपको ध्यान रखना है। और एग्जामिनेशन में भी आपको इसी तरह से पढ़ना है ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें और उसको पॉइंट वाइज ही लिख सकें, ठीक है। पॉइंट वाइज ही हम उसको लिख सकें, थोड़ा सा आपको इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम पढ़ रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में, मार्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि मंगल ग्रह क्या है, इसकी इम्पोर्टेंट बातें क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल ग्रह में, तो सौर मंडल का चौथा ग्रह, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, सौर मंडल में चौथा ग्रह, सौर मंडल में चौथा ग्रह मंगल ग्रह है। मंगल यानी मार्स है, यानी इसका स्थान कौन सा है, फोर्थ, चौथा ग्रह है ये। तो इससे पहले तीन कौन कौन से हैं, ठीक है। ऐसे लिखें, मंगल ग्रह से पूर्व, मंगल ग्रह से पूर्व तीन अन्य ग्रह, तीन अन्य ग्रह कौन कौन से हैं। एक है बुध ग्रह, एक शुक्र ग्रह व पृथ्वी। स्थित है, ठीक है। तो मंगल ग्रह से पूर्व तीन अन्य ग्रह बुध, शुक्र व पृथ्वी ग्रह स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि सौर मंडल में प्रथम स्थान पर कौन सा है, बुध ग्रह, जो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है शुक्र, विनस, और फिर है पृथ्वी यानी अर्थ, और फिर फोर्थ नंबर पे यदि कोई ग्रह आता है तो उसका नाम क्या है, मंगल यानी मार्स ग्रह। क्लियर हो गया। सौर मंडल में कौन से स्थान पर आता है, तो चौथे स्थान पर ये ग्रह आता है, इसका नाम क्या है, मंगल। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, अब एक एक इम्पोर्टेंट बातें हम शुरू कर रहे हैं। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट 2 फैक्ट्स थे जो हमने सीरीज से पढ़ना शुरू किया था। अब हम बात कर रहे हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से हैं। देखिए, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, मंगल ग्रह सूर्य से 1.5 गुना अधिक दूर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मंगल ग्रह सूर्य से 1.5 गुना दूर है। ठीक है, अब दूर होने के कारण हम क्या देखते हैं, यदि ये ग्रह दूर है तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, कि यह, आगे लिखें, अतः मंगल ग्रह
पृथ्वी की अपेक्षा अतः मंगल ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आदि सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। आदि सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको समझ में आ गई होगी। मंगल ग्रह सूर्य से 1.5 गुना अधिक दूर है, अतः मंगल ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आदि सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। कहने का मतलब देखिए ये है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ समझते हैं डायग्राम के अनुसार। सपोज मान लीजिए सन है, ठीक है, और यहाँ पर अर्थ है और यहाँ मंगल है यानी मार्स है, ठीक है। ये देखिए मून नहीं है, ध्यान रखना है, मार्स की हम बात कर रहे हैं, हम मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मार्स ग्रह है, मंगल ग्रह है। अब सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है ना, अर्थ का जो डिस्टेंस है हम पढ़ कर आए थे 149 मिलियन किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस, याद होना चाहिए आपको, है ना, अब तो याद हो जाना चाहिए। तो सन का अर्थ से या अर्थ का सन से जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितना है, 149 मिलियन किलोमीटर। लेकिन ये तो हो गया अर्थ का डिस्टेंस, लेकिन यहाँ से हम देखें तो जो मार्स का डिस्टेंस है वो कितना है, 1.5 गुना अधिक दूर है। 1.5 गुना अधिक दूर है, यानी कि पृथ्वी की जितनी डिस्टेंस है सन से, पृथ्वी की डिस्टेंस है सूर्य से जितनी दूरी है उसका 1.5 गुना अधिक दूर है। दूरी 1.5 गुना अधिक है। मतलब सन की तुलना करें, अर्थ की तुलना करें हम सन और मार्स से, तो इनकी दूरी जो है सन और मार्स की ये डबल हो जाती है, यानी 1.5 गुना हो जाती है। तो अधिक दूरी हो जाने के कारण जितनी ऊर्जा पृथ्वी प्राप्त कर रही है उसकी आधी ऊर्जा ही प्राप्त करेगी। सिंपल सी बात है। यदि सन और मार्स की दूरी सन अर्थ की दूरी से 1.5 गुना अधिक होगी, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ देखिए 1.5 गुना यदि अधिक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में पृथ्वी जितना सौर ऊर्जा प्राप्त कर रही है उसकी तुलना में आधी सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। कौन करता है, मार्स यानी मंगल ग्रह। क्लियर हो गया अब तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट बात है मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर, और हम क्या कहते हैं इसे, परिक्रमा। क्या कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं। तो मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर यानी परिक्रमा 687 दिनों में पूर्ण करता है। दिनों में पूर्ण करता है। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर, ठीक है, मंगल ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में परिक्रमा पूर्ण करता है, 687 दिनों में परिक्रमा पूर्ण करता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब देखिए तुलना यदि आप पृथ्वी से करते हैं, तो पृथ्वी से तुलना जब हम करते हैं तो पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेती है, यानी एक वर्ष कंप्लीट हमारा हो जाता है पृथ्वी का 365 डेज में, ये हम पढ़ चुके हैं। जबकि मंगल ग्रह जो है, ये मंगल ग्रह 387 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करता है। क्लियर हो गया। अभी हम तुलना करना शुरू कर देते हैं, है ना। अभी हम पृथ्वी से यदि इसकी तुलना करें तो पृथ्वी की तुलना करने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि अर्थ जो है वो सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में परिक्रमा पूर्ण कर लेती है। जबकि मार्स जो है यानी मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह को कुल समय कितना लगता है, 687 दिन
687 डेज में ये पूरी रेवोल्यूशन करता है, किसकी? सूर्य की। ठीक है, नोट कीजिए आप इसके। ठीक है, नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट बात है। अभी हम इसकी परिक्रमा की बात कर रहे हैं, अब इसके हम घूर्णन की बात करते हैं कि कितने दिनों में घूर्णन पूरा करता है। नेक्स्ट यहाँ लिख लेते हैं, फिर जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करने में थोड़ा इजी रहेगा। लिखिएगा, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 24 घंटे 37 मिनट में, अपने अक्ष पर 24 घंटे 37 मिनट में एक घूर्णन पूर्ण कर लेता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट बात आपके सामने और आ गया कि मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 24 घंटे 37 मिनट, ये ध्यान रखिएगा, 24 घंटे 37 मिनट में एक घूर्णन पूर्ण कर लेता है। जबकि इसकी परिक्रमा, मंगल ग्रह की सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा होती है वो 687 दिनों में पूर्ण होती है, और घूर्णन जो होता है वो 24 घंटे 37 मिनट में पूर्ण कर लेता है। तो अब तक हमने कुछ इम्पोर्टेंट बात हमने की। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट हमने बात की कि सौरमंडल में चौथा ग्रह मंगल है, पहली बात ये है। दूसरी बात है, मंगल ग्रह से पूर्व 3 अन्य ग्रह बुध, शुक्र और पृथ्वी की स्थिति है। मंगल ग्रह सूर्य से 1.5 गुना अधिक दूर है, अतः मंगल ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आधी सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। ये हमारी बात हो गई। फिर हमने पढ़ा मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर, ठीक है, मंगल ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर यानी परिक्रमा 687 दिनों में पूर्ण कर लेता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि मंगल ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर 687 दिनों में पूर्ण करता है, यानी कि इसका पृथ्वी के रेफरेंस में जस्ट डबल है। ठीक है, पृथ्वी की तुलना में 2 गुना दिनों में यह परिक्रमा करता है। दुगने दिन हो गए, यानी कि हमारी पृथ्वी तो 365 दिनों में पूर्ण करती है, जबकि ये 687 दिनों में पूर्ण करता है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा कि मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 24 घंटे 37 मिनट में एक घूर्णन पूर्ण कर लेता है। मतलब कि घूर्णन का जो समय है हमारी पृथ्वी के रेफरेंस में, तो वो तो बिल्कुल बराबर है, कोई कम ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत 37 मिनट का थोड़ा अंतर है। बाकी लगभग 24 घंटे पृथ्वी हमारी घूर्णन करती ही है। जबकि दिनों की हम बात करें, परिक्रमा के जो दिन है, उन परिक्रमा के दिनों की बात करें तो उसमें बहुत बड़ा फेरबदल है, और हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में करती है। जबकि मंगल ग्रह की हम जो बात कर रहे हैं, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूर्ण करता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए आप इसे। फिर इम्पोर्टेंट बात हम आगे करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर
अपने अक्ष पर 25.2 डिग्री झुका हुआ है, इसीलिए यहाँ पर मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25.2 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होता है। इसलिए यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ऋतु परिवर्तन उस स्थिति में हो रहे हैं जहाँ जो किसी ग्रह का जो झुकाव है वो लगभग 20 डिग्री से लेकर 30 या 40 डिग्री तक झुकाव हमें देखने को मिलता है। यानी कि हम ग्लोब पे नज़र डालें एक बार, आपको ग्लोब कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। इस प्रकार से आपको ये ग्लोब नजर आएगा। तो हमारा जो ग्लोब है, हमारी जो पृथ्वी का जो ग्लोब बना हुआ है, एक हमने आकृति बना रखी है। तो इसमें क्या झुकाव है, इसमें झुकाव, ये ग्लोब है, इसमें झुकाव है। तो झुकाव होने के कारण क्या हो रहा है, ऋतु में परिवर्तन हो रहे हैं। यदि बहुत अधिक झुकाव हो जाएगा तो ऋतु में परिवर्तन नहीं होगा। उस स्थिति में क्या होगा, केवल एक ही जो ध्रुवीय स्थिति है या एक ही जो भाग है वो निरंतर सूर्य के समकक्ष रहेगा। यदि झुकाव बिल्कुल भी नहीं है, यदि झुकाव नहीं होता है ग्रह में, जो इनका अक्षांशीय झुकाव है, यदि वो नहीं होता है तो भी ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। तो ऋतु परिवर्तन हम क्या देख रहे हैं, लगभग 20 डिग्री से लेकर 30 या 40 डिग्री के आसपास जिन ग्रह में झुकाव होगा, जिन ग्रहों में झुकाव है, वहाँ पर ऋतु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या देखते हैं कि मंगल ग्रह ये अपने अक्ष पर 25.2 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो ऋतु परिवर्तन होने का मुख्य कारण क्या है कि जितने भी ग्रह टिल्ड हो रखे हैं, जिनमें झुकाव है, वह क्या कर रहे हैं, ऋतु परिवर्तन कर रहे हैं। हम अभी आपसे बात करेंगे, जब मैं आपको थोड़ा सा अभी यहाँ बता देता हूँ कि ऐसा ऋतु परिवर्तन होने का कारण, मुख्य कारण क्या है। जो हमारी पृथ्वी के रेफरेंस में हम बात करें तो हमारी पृथ्वी का जो झुकाव है वो आपको ज्ञात है कि हमारी पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है। ठीक है, ये आपको पता है, हमारी पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है। अब ये जो झुकाव होता है ये वर्ष भर एक जैसा रहता है, ये बदलता नहीं है। समझ में आ रहा है आपको। यदि झुकाव इस तरह का है ना, झुकाव हमारी पृथ्वी का इस तरह का झुकाव है मान लेते हैं, तो सदैव झुकाव यही रहता है, इसमें बदलाव नहीं आता। यानी कि सपोज हम यूँ मान लें कि ये पेन है और ये हमारी अर्थ का एक्सिस है। ये जो पेन है आप देख रहे होंगे अच्छे से, ये जो पेन है, इस पेन का एक्सिस मान लीजिए ये है, हमारी पृथ्वी का जो है, पृथ्वी का एक्सिस ये है, इसके चारों ओर हमारी पृथ्वी इस तरह से घूर्णन कर रही है। तो ये सदैव जो एक्सिस ऐसा बना हुआ है तो ये हमेशा एक्स ऐसा ही बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि जब वो हमारी पृथ्वी घूमकर ऐसे आ जाएगी तो इसका एक्सिस ऐसा हो जाएगा, फिर इधर घूम के आई तो हमारी पृथ्वी का एक्सिस वापस ऐसा हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब क्या है कि ये जो एक्सिस ऐसे टिल्ड हो रखा है ना, ऐसे झुका हुआ है, इस तरह से झुका हुआ है, तो ये सदैव हमेशा ऐसा ही रहता है। ये बस इस तरह से मूव करता है, ये बस इस तरह से मूव करेगा। इसमें यहाँ जाने पे ऐसा नहीं होगा और यहाँ जाने पर ऐसा नहीं होगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए। ठीक है, झुकाव जो होगा, पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है या जितने भी ग्रह हैं उनका जो अक्षीय झुकाव है जितना भी है, जैसे मंगल ग्रह पढ़ रहे हैं तो मंगल ग्रह का झुकाव कितना है, 25.2 डिग्री है। ऐसे हमने पृथ्वी को पढ़ा तो पृथ्वी पर झुकाव कितना है, 23 डिग्री 2 मिनट है। तो देखिए झुकाव जो है ना दोस्तों, झुकाव जो है वो हर ग्रह का आपका अपना अपना है।
लेकिन झुकाव जो है वो निरंतर बना हुआ है। ठीक है, यदि झुकाव ज़्यादा होता है या झुकाव बिल्कुल कम होता है तो ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। झुकाव के लिए लगभग या ऋतु परिवर्तन के लिए लगभग 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक का झुकाव अच्छा माना जाता है, जिसके माध्यम से उसमें ऋतु परिवर्तन होते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको मैटर। जो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मंगल ग्रह जो है वो अपने अक्ष पर 25.2 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। जबकि मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 24 घंटे और 37 मिनट में एक घूर्णन पूर्ण कर लेता है। इस पर ये हम चर्चा कर चुके हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम आगे। ठीक है, इसके हम मिटा देते हैं, ये आपको समझ में आ गया है अच्छे से। अब एक इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मंगल ग्रह ठीक है, मंगल ग्रह की मिट्टी का रंग, ठीक है, मंगल ग्रह की मिट्टी का रंग लाल है। लाल है क्योंकि यहाँ की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड के तत्व, मंगल ग्रह की मिट्टी का रंग लाल है क्योंकि यहाँ की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड के तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, रेड प्लैनेट। ये नोट कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मार्स ग्रह के बारे में। और इसे रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है, रेड प्लैनेट कहने का कारण क्या है? तो इसका मूल कारण यही है कि मंगल ग्रह की जो मिट्टी में कण है या मिट्टी जो है उसमें आयरन ऑक्साइड के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, और आयरन ऑक्साइड के तत्व होने के कारण इसे लाल यहाँ रंग दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात हो गई कि मंगल ग्रह की मिट्टी का रंग कैसा है, लाल। आपसे कोई प्रश्न पूछे कि मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है, कोई ऐसे प्रश्न पूछ ले आपसे कि मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है, इसके कहने के पीछे कारण क्या है। ठीक है, कोई ऐसे प्रश्न पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि मंगल ग्रह की मिट्टी का रंग कैसा है, लाल है। ठीक है, लाल है। लाल क्यों है ना, प्रश्न ये है कि लाल क्यों है। तो यहाँ की मिट्टी में किसकी प्रधानता है, आयरन ऑक्साइड की प्रधानता है। आयरन ऑक्साइड मतलब आप जानते हैं ना, जंग, जिसको आप जैसे लोहा होता है, ठीक है, लोहा होता है, लोहे के साथ में ऑक्सीजन की क्रिया हो जाती है। जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वायुमंडल में, वो वायुमंडल में घुली हुई ऑक्सीजन जब लोहे के संपर्क में आती है तो उसका रंग जो होता है वो धीरे धीरे आयरन ऑक्साइड में चेंज होना शुरू कर देता है। रासायनिक एक्टिविटी होती है तो आयरन ऑक्साइड की एक्टिविटी होना शुरू होती है, और जिसके कारण क्या होता है, यहाँ की जो मिट्टी है, ये मृदा का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, लाल। कैसा हो जाता है, लाल। क्लियर हो गया। इसीलिए इसे लाल ग्रह या रेड प्लैनेट कहा जाता है। तो आपसे कोई प्रश्न पूछे
कि चंद्रमा को रेड प्लेनेट क्यों कहा जाता है, तो इसका एक सिंपल लाइन में आपको आंसर देना है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है। लाल क्यों दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड के तत्व पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो वायुमंडल की घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो तत्व कुछ ऐसे हैं जो लोहे के साथ में अभिक्रिया, यानी लोहे के जो तत्व होते हैं उनके साथ में अभिक्रिया करती है तो आयरन ऑक्साइड में चेंज कर देती है, और जिसके कारण यहाँ की जो मृदा है या यहाँ की जो मिट्टी है उसका रंग कैसे हो जाता है, लाल, और इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, रेड प्लेनेट या लाल ग्रह नाम दिया जाता है। अब देखो इसकी तुलना हम करें यदि पृथ्वी से, तो आपको याद होगा हम पृथ्वी को एक नाम और देते हैं, ब्लू प्लेनेट। आपको याद होगा जब हमने पृथ्वी को पढ़ा था तो पृथ्वी को हमने एक नाम दिया था, या पृथ्वी को एक नाम देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट। यहाँ लिखता हूँ मैं ऊपर, आपको याद होगा इसको हम ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछ ले कि हमारी पृथ्वी को हम ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं, या पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहने का कारण क्या है, तो आपको पता है अच्छे से। हमने आपको बताया था कि पृथ्वी पर 71% भाग, पृथ्वी पर 71% भाग जो है उस पर क्या है, जल है। 71% भाग पर क्या है, जल है। बड़े बड़े महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर है। तो सैटेलाइट से जब हम पृथ्वी का पिक्चर लेते हैं, पृथ्वी की फ़ोटो लेते हैं, तो पानी अधिक होने के कारण, जल अधिक होने के कारण, क्योंकि 71% क्या है, जल है, और केवल 29% क्या है, महाद्वीप, यानी 71% तो जलीय भाग है और 29% क्या है, स्थलीय भाग है। यानी कि सबसे अधिक कौन सा भाग है, जलीय भाग सबसे अधिक है। तो जलीय भाग अधिक होने के कारण जो ऊपर से सैटेलाइट के माध्यम से जब हम पृथ्वी का चित्र लेते हैं तो हमारी पृथ्वी का जो चित्र है, जो रंग है वो ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, ब्लू दिखाई देता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको ब्लू प्लेनेट। और आपको पता है एक सॉन्ग भी है, ठीक है, कि ब्लू पानी है ना, ऐसा हम बोले कि, तो इसी कारण क्या होता है, ये ब्लू प्लेनेट होने के कारण हम पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो मंगल ग्रह है, उस मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह। क्यों कहते हैं ये आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये हटा देते हैं हम, नोट कीजिए आप। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए, सारी इंपॉर्टेंट बातों की हम बात कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है केवल हम वही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मंगल ग्रह की मिट्टी का रंग लाल रंग है, इसलिए हम इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, देखिए लाल ग्रह कहने का और क्या कारण है, या लाल ग्रह से इसको मंगल ग्रह क्यों कहा गया। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ लिख लेते हैं हम। ठीक है, मंगल ग्रह पर लाल मिट्टी मिलने के कारण ठीक है, मंगल ग्रह पर लाल मिट्टी के कारण इसका नाम, या इस ग्रह का नाम ऐसे लिखें, मिलने के कारण इस, एक मिनट, इस ग्रह का नाम, इस ग्रह का नाम रोम के युद्ध के देवता और रोम के युद्ध के देवता के नाम पर
मंगल ग्रह रखा गया है, मंगल ग्रह रखा गया है। तो मंगल ग्रह पर लाल मिट्टी के कारण इस ग्रह का नाम रोम के युद्ध के देवता, ठीक है, के नाम पर मंगल ग्रह रखा गया है। ठीक, क्लियर हो गया। और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रोमन गॉड फॉर फादर फॉर वार। ये ध्यान रखना है, ठीक है, रोमन गॉड फॉर वार, ठीक है, इसको रोमन गॉड ऑफ वार। क्लियर हो गया। मंगल ग्रह पर लाल मिट्टी के कारण इस ग्रह का नाम रोम के युद्ध के देवता के नाम पर मंगल ग्रह रखा गया है। लाल मिट्टी क्यों पाई जाती है, कारण हमने बता दिया। इसका नाम मंगल ग्रह क्यों रखा गया है, कारण क्या है, तो इसका नाम मंगल ग्रह इसलिए रखा गया है क्योंकि रोम के युद्ध के देवता से अभिप्राय लिया गया है। रोम के युद्ध के देवता से अभिप्राय लिया गया है, तो रोमन गॉड ऑफ वार के नाम से इस ग्रह का नाम क्या रखा गया है, मंगल ग्रह रखा गया है। तो यहाँ तक इतनी बात क्लियर हो गई। मंगल ग्रह का अपने अक्ष पे झुकाव आपको समझ में आ गया, मंगल ग्रह का सूर्य से दूरी समझ में आ गई, ठीक है, और कितने दिनों में ये परिक्रमा करता है। पहली बात तो परिक्रमा की बात की थी हमने कि कितने दिनों में परिक्रमा पूर्ण करता है और कितने दिनों में अपने अक्ष पर घूर्णन पूर्ण करता है, ये आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से मंगल ग्रह ऐसे यहाँ बता दिया हमने थोड़ा सा, और इसके आगे लिखना शुरू कर देते हैं हम। मंगल ग्रह पर वायुमंडल, मंगल ग्रह पर वायुमंडल बहुत ही विरल पाया जाता है। बहुत ही विरल पाया जाता है। मंगल ग्रह पर वायुमंडल बहुत ही विरल पाया जाता है, इसीलिए यहाँ उपस्थित जो गैसें हैं, गैसों का प्रतिशत ठीक है, मंगल ग्रह पर वायुमंडल बहुत ही विरल पाया जाता है। पहली बात इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए यहाँ पर उपस्थित जो गैसें हैं उन गैसों का जो प्रतिशत है उसमें सबसे ज़्यादा आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, 95.3%। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मंगल ग्रह पर क्या है, वायुमंडल बहुत ही विरल पाया जाता है, और वायुमंडल विरल होने के कारण यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी प्रधानता 95.3% है, ठीक है। उसके अलावा नाइट्रोजन, इसके अलावा कौन सी गैस मिलती है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 1.67%। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 1.67%, ठीक है, 1.67% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। और उसके अलावा बहुत ही कम यानी कि 0.1% में जो आपको गैस मिलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। इससे भी कम मात्रा में आपको कौन सी गैस मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ लिख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड व ऑक्सीजन
कार्बन मोनोऑक्साइड व ऑक्सीजन की जो मात्रा रहती है वो 0.01% रहती है, 0.01% पाई जाती है, यानी बहुत ही कम है, या 0.1% कर लीजिए, या 0.0 तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, 0.1% पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि मंगल ग्रह पर वायुमंडल बहुत ही विरल पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर उपस्थित जो गैसों का प्रतिशत होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस 95.3%, नाइट्रोजन 1.67% और कार्बन मोनोऑक्साइड व ऑक्सीजन मिलकर ओनली 0.1% पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट लिखें मंगल ग्रह पर तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो मंगल ग्रह पर तापमान -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। ये आप नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट हम बात कर रहे हैं सारी। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़ रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में, और वैसे 1 बाय 1 आपको फॉर्मेट में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिखने हैं। यदि ये प्रश्न आता है कि सौरमंडल की विवेचना कीजिए, सौरमंडल की विस्तृत व्याख्या कीजिए, ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से आपको 1 बाय 1 एक एक ग्रह के बारे में लिखना होगा। ज़्यादा बातें नहीं, मतलब एक ग्रह में कम से कम 5 से 6 बातें आपको लिखनी है, यानी 8 ग्रह हैं। ठीक है, एक ग्रह के बारे में आप 5 या 6 स्टेटमेंट भी लिख रहे हैं, पॉइंट वाइज आप लिख रहे हैं 5-6 स्टेटमेंट, 6 स्टेटमेंट लिखते हैं तो कम से कम 50 लाइनें कंप्लीट हो जाती है, यानी 50 लाइनें आप कंप्लीट कर सकते हो। यदि आप और बढ़ाना चाहें, क्योंकि हमें सूर्य के बारे में भी लिखना पड़ेगा, हमने सूर्य की भी चर्चा की है, तो आपको सूर्य के बारे में भी कम से कम 8-9 लाइन में आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट वाइज, तो ऑलमोस्ट आपके 55 से लेकर 60 लाइनें कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन में आप डायग्राम जरूर बनाएं, क्योंकि ज्योग्राफी जो है विदाउट डायग्राम इनकम्प्लीटेड होती है, कंप्लीट नहीं होती, तो आपको डायग्राम जरूर बनाना है। तो शुरुआत से ही हम निरंतर देख रहे हैं कि आपको डायग्राम हम बताते जा रहे हैं, जैसे सौरमंडल का हमने डायग्राम बनाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना जरूरी है। नोट कीजिए आप, मंगल ग्रह पर तापमान -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं कि एक विद्वान है अमेरिका के, असाफ हाल। ठीक है, एक व्यक्ति हैं, यहाँ लिखिए अमेरिका के एक विद्वान असाफ, ठीक है, अमेरिका के एक विद्वान है, उनका नाम है असाफ हाल ने 1877 में मंगल ग्रह के दो उपग्रहों की खोज की। ठीक है, 2 उपग्रहों की क्या की है, खोज की। तो अमेरिका के एक विद्वान असाफ हाल ने 1877 में
मंगल ग्रह के 2 उपग्रहों की खोज की, ठीक है। और जो 2 उपग्रहों के इन्होंने नाम बताए हैं, ठीक है, 2 उपग्रहों के जो नाम बताए हैं, वो 2 उपग्रहों के नाम अभी हमने चर्चा की थी, रोम के युद्ध के देवता, रोम के युद्ध के देवता, ध्यान है आपको। अभी हमने बात की थी रोमन गॉड ऑफ वार, ये हमने पढ़ा था अभी, रोमन गॉड ऑफ वार यानी रोम के युद्ध के देवता के 2 पुत्र के 2 पुत्रों के रूप में, 2 पुत्रों के रूप में, ठीक है। रोम के युद्ध के देवता रोमन गॉड ऑफ वार के 2 पुत्रों के रूप में इन्होंने 2 उपग्रहों के नाम बताए। और 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? एक का नाम है फोबोस, एक है फोबोस, इसे डर मतलब डर का सूचक दिया गया है, ठीक है। एक तो है फोबोस और एक है डिमोस, फोबस और डिमोस, ये दूसरा उपग्रह है। और इसे आतंक का अभिप्राय दिया गया है। यानी कि फोबोस का अर्थ क्या होता है? डर, और डिमोस का अर्थ क्या होता है? आतंक। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि फोबोस का मतलब क्या है और डिमोस का अर्थ क्या है। क्लियर हो गया? फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। अमेरिका के एक विद्वान है, उनका नाम है असाफ हाल, और असाफ हाल ने 1877 में मंगल ग्रह के 2 उपग्रहों की खोज की। क्लियर? रोम के युद्ध के देवता के 2 पुत्रों के रूप में, अभी हमने जस्ट पढ़ा था इससे पहले कि हमने ये पढ़ा था कि इसका रंग जो है वो लाल है ना, यहाँ की जो मिट्टी है उसका रंग कैसा है? लाल, इसलिए इसे रेड प्लेनेट भी कहते हैं। लेकिन रेड प्लेनेट कहने के बाद इसका जो नाम दिया गया मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह क्यों दिया नाम? क्योंकि इससे मतलब जो रेड प्लेनेट था उसे रोम के युद्ध के देवता रोमन गॉड ऑफ वार के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे मंगल ग्रह कहा गया। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि अमेरिका के एक व्यक्ति हैं, एक विद्वान है असाफ हाल ने 1877 में मंगल ग्रह के 2 उपग्रहों की खोज की। क्लियर? जिसे रोम के युद्ध के देवता रोमन गॉड ऑफ वार के 2 पुत्रों के रूप में, एक का नाम क्या दिया? फोबोस, जिसको कहते हैं डर, जिसका अर्थ लिया गया है डर के रेफरेंस में, और एक का नाम है डिमोस, जिसका अर्थ लिया गया है आतंक के रूप में। यानी 2 इसके जो उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस, एक का अर्थ है डर, दूसरे का अर्थ क्या है? आतंक। क्लियर? कुछ ज्योग्राफर का मानना है कि यह जो 2 उपग्रह हैं ये मंगल ग्रह के उपग्रह नहीं है, बल्कि जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है वहाँ से लिया गया है। ठीक है? आपको याद होगा जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक डायग्राम बनाया था सौरमंडल का, याद होगा आपको। उस सौरमंडल के डायग्राम में हमारी चर्चा जो हुई थी उसमें हमने चर्चा की थी कि 4 ग्रह जो होते हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, इंटर प्लैनेट कहलाते हैं। ठीक है? जबकि 4 बाकी के जो ग्रह होते हैं वो आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। क्लियर है? और इन दोनों के बीच में यानी इनर और आउटर की जो संज्ञा हमने दी है, इनको अलग अलग विभाजित किया है। विभाजित इसलिए किया है क्योंकि इनर प्लैनेट के बाद में एस्टेरॉइड्स की बेल्ट आती है, यानी शुद्ध ग्रह की पेटी आती है, और उसके बाद अन्य जो 4 ग्रह हैं वो आते हैं। तो शुद्ध ग्रह के जो पहले हैं उन्हें इनर प्लैनेट की संज्ञा दी है, और शुद्ध ग्रह के जो बाद में हैं उन्हें आउटर प्लैनेट की संज्ञा दी है, जिन्हें हमने पार्थिव और जोवियन ग्रह का नाम भी दिया। पार्थिव ग्रह का नाम तो इसलिए दिया क्योंकि इन ग्रहों का आकार छोटा है और घनत्व कम है, जबकि जो बाह्य ग्रह होते हैं उनका आकार विशाल है और घनत्व भी आपको जो ऐसे बताता हूँ मैं आपको, ऐसे समझना इस चीज़ को। जो पार्थिव ग्रह हैं, ठीक है, जो पार्थिव ग्रह हैं, ये पार्थिव ग्रहों का आकार छोटा, ठीक है, आकार छोटा, घनत्व अधिक है।
जबकि जो जोवियन ग्रह होते हैं, जोवियन ग्रह होते हैं, इनका आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा और घनत्व कम। आकार छोटा और घनत्व अधिक, वो कौन से ग्रह कहलाएंगे? पार्थिव ग्रह। क्लियर हो गया? ठीक है। जबकि जो जोवियन ग्रह होते हैं, जो जोवियन प्लेनेट होते हैं, इनमें इनका आकार बड़ा होता है और घनत्व कम होता है। पार्थिव ग्रह में आकार छोटा होता है, ग्रहों का आकार जो होता है वो छोटा होता है और घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर हो गया? और उस डायग्राम में हमने आपको बताया था कि इस प्रकार से देखें, ये सन है और यहाँ पर 4 ग्रह इस प्रकार से बने हुए हैं और यहाँ पर एक एस्टेरॉइड्स की बेल्ट है। ये ऐसे आपको एक एस्टेरॉइड्स की बेल्ट मिलेगी और उसके चारों ओर भी ग्रह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इस बेल्ट के बाहर की तरफ जो ग्रह है उनको तो जोवियन ग्रह, ठीक है, जोवियन ग्रह नाम दिया। और या फिर क्या नाम दिया? आउटर प्लेनेट। आउटर प्लेनेट। जबकि 4 जो सूर्य के बाद के जो 4 ग्रह हैं उनको नाम क्या दिया? पार्थिव ग्रह। उनको नाम क्या दिया? पार्थिव ग्रह। यह नाम दिया हमने उसको इनर प्लेनेट। इनर प्लेनेट। दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको? पार्थिव ग्रह कौन से और जोवियन ग्रह कौन से हैं, या इनर प्लेनेट कौन से और आउटर प्लेनेट कौन से? तो इस प्रकार से आपको ये बातें समझ में आ गई है कि मंगल ग्रह के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। क्लियर? अब एक इम्पोर्टेंट बात और है, ये बात है 2012 की, और 2012 में अमेरिका के जो विद्वान लोग हैं उन्होंने इस पर रिसर्च किया था और इसके रिसर्च पे इन्होंने क्या पाया? ठीक है, लास्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इसका अंतिम बिंदु है ये। ठीक है, अंतिम बिंदु है, लिख लीजिए आप। 2012 में अमेरिका के विद्वानों ने लगभग 6,35,000 वीवर, मतलब क्रेटर। आपको पता है पहले जब हम शुक्र ग्रह की हमने चर्चा की थी, वहाँ पर भी हमने वीवर की बात की थी, वीवर। ठीक है, तो 2012 में अमेरिका के विद्वानों ने लगभग 6,35,000 वीवर यानी क्रेटर का पता लगाया है, और जिसमें से अधिकांश वीवर जो है उनका जो व्यास है, अधिकांश क्रेटर पाए जाते हैं जिनमें से अधिकांश वीवर का व्यास लगभग 1 किलोमीटर जितना है। लगभग 1 किलोमीटर जितना है। क्लियर हो गया? अभी तक हमने जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने लिख ली है, आपको मैंने बता दिया है। आपको ध्यान रखना है, अब मंगल ग्रह के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उस पर हमारी चर्चा हो गई है।
क्लियर हो गया होगा आपको सारा मैटर कि मंगल ग्रह का जो अंतिम बिंदु हमने लिखा है कि मंगल ग्रह पर लगभग 2012 में अमेरिका के विद्वानों ने लगभग 6,35,000 वीवर यानी क्रेटर का पता लगाया है। इनमें से अधिकांश वीवर का जो व्यास है, ठीक है, वो लगभग 1 किलोमीटर जितना पाया जाता है। मंगल ग्रह पर तापमान -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है, ये हमने पढ़ लिया है। और अमेरिका के एक विद्वान असाफ हाल ने 1877 में मंगल ग्रह के 2 उपग्रहों की खोज की जो रोम के युद्ध के देवता रोमन गॉड ऑफ फार के 2 पुत्रों के रूप में फोबोस और डिमोस के नाम से रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने मंगल ग्रह को पढ़ लिया है, मार्स प्लेनेट आपका पूरा हो गया है और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जुपिटर को। ठीक है, एक बार हम ग्रह कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपके क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स की बेल्ट और मीटेरोइड्स यानी उल्का पिंड जो होती हैं उनके बारे में भी हम लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे। हमारा मकसद क्या है, इस प्लेटफॉर्म से हम हेल्दी डिस्कशन करें, क्योंकि जब तक हेल्दी डिस्कशन नहीं होगा, एक अच्छा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे जब तक ज्योग्राफी पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। तो ज्योग्राफी को हम शुरुआत से ही, क्योंकि आप कॉलेज स्तर के विद्यार्थी हैं, तो आप शुरुआत से ही फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आप अपने आप को इतने अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ें, इतने अच्छे से आप समझें उस चीज़ को 1 बाय 1। फर्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, देन फिर एक बुक पढ़ेंगे आप राजस्थान ज्योग्राफी, जहाँ ये दोनों बुकें आपके आगे चलकर काम आएगी। यदि आप इन फ्यूचर में जैसे एमए करते हैं तो वहाँ आपके काम आने वाली हैं ये सभी चीज़ें, या फिर आप 3 साल पढ़ने के बाद यदि आप बीएड करना चले जाते हैं और फिर आप वापस टीचर के लिए तैयारी करते हैं, एमए करते हैं, ज्योग्राफी से एमए करते हैं, फर्स्ट ग्रेड वगैरह टीचर की वैकेंसी देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वापस आपको वहाँ पढ़नी होती है। या फिर आप अदर कोई कंपटीशन फाइट करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद आप सरकारी नौकरी के लिए कोई फाइट करते हैं, लाइक रेलवे, बैंक, एसएससी, या स्टेट लेवल पे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे लाइक आरएस का एग्ज़ाम होता है सबसे हाई लेवल का स्टेट लेवल पर, और उसके अलावा जितनी भी पटवारी है, ग्राम सेवक है, ठीक है, और अन्य जो भी वैकेंसीज़ वगैरह निकलती हैं कांस्टेबल के रूप में, एसआई के रूप में, ठीक है, तो उन परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी बेसिक चीज़ें हैं, यदि बेसिक चीज़ें अभी आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे तो लास्ट में जाते जाते आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर रहेगी और आपको उस समय ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर उस समय आपको कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं तो अभी तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, आपको लिखना है, लेकिन जैसे आप कंपटीशन में आ जाएंगे तो वहाँ पे आपको एमसीक्यू आएंगे, वहाँ केवल आपको लगाना होगा। आप जैसे कोई प्रश्न पूछ ले आपसे कि सौरमंडल में लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, ठीक है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ ले, ऐसे एक मैं आपको क्वेश्चन बना के देता हूँ। जैसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं जब आप एसएससी, बैंक, रेलवेज के क्वेश्चन आप कंपटीशन आप देते हैं और आपसे एक प्रश्न ऐसे पूछा गया, सपोज जैसे आपसे एक प्रश्न पूछा गया, मान लेते हैं एक इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा, एक एमसीक्यू आपसे पूछा गया, ठीक है, जैसे एक प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से ऐसा कौन से ग्रह, निम्न में से ऐसा कौन सा ग्रह है निम्न में से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछा कि निम्न में से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। इसमें ऑप्शन दिया आपको शुक्र ग्रह,
पृथ्वी, बृहस्पति, और एक ऑप्शन दे दिया आपको अरुण। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको कूट दिया और आपसे पूछा ऑप्शन ए में केवल बी, फिर एक ऑप्शन दिया आपको ब, केवल ए, सी ऑप्शन दिया आपको ए बी एंड सी। ठीक है, यानी कि आपको जो सी ऑप्शन था वो दिया ए बी एंड सी, और दे ऑप्शन आपको दिया ए वे डी, ए वे डी। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा कि निम्न में से ऐसा कौन सा ग्रह है, निम्न में से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। अब आपको पता चल रहा है धीरे धीरे कि कौन सा ग्रह ऐसे हैं जिनकी परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की होती है, यानी उनका सूर्योदय कहाँ होता है, पूर्व में। और ऐसा कौन सा सूर्योदय कहाँ हो रहा है, पूर्व में। और ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी परिक्रमा कहाँ से हो रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर हो रही है। यानी कुछ ग्रह तो जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी का टर्न ये चलता है यानी ये कौन सा है, पश्चिम दिशा, और ये कौन सी दिशा है इसकी, पूर्व दिशा। ठीक है, तो सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है पूर्व में, सूर्य उदय का हो रहा है पूर्व में। और कुछ ग्रह जो हैं ऐसे चल रहे हैं, ऐसे, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, पूर्व से, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, तो ऐसे जा रहे हैं। तो सूर्योदय उनका कहाँ हो रहा है, पश्चिम में, और सूर्य अस्त कहाँ हो रहा है, पूर्व में। ठीक है, सूर्य अस्त, सूर्य अस्त का हो रहा है पूर्व में, और सूर्योदय का हो रहा है पश्चिम में। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनका सूर्योदय का हो रहा है पूर्व में और सूर्य अस्त का हो रहा है पश्चिम में। तो पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा कौन से ग्रह हैं जिनका सूर्योदय किसी का पूर्व में हो रहा है, किसी का पश्चिम में हो रहा है, किसी का सूर्यास्त पूर्व में हो रहा है, किसी का पश्चिम में हो रहा है। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है आपसे कि निम्न में से ऐसा कौन सा ग्रह जिसकी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। अब आपको ऑप्शन दे दिया शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति और अरुण। अब पूरा कंप्लीट करने के बाद देखिए आपने शुक्र पढ़ लिया, अब आप कुछ हिंट लगेगा आपको, पृथ्वी आपने पढ़ा तो आपको हिंट लग जाएगा, लेकिन आपने अभी बृहस्पति और अरुण के बारे में नहीं पढ़ा। जब तक आप इसके बारे में कंप्लीट पढ़ लोगे तो ये आपका जो एक प्रश्न है एक अच्छा सा तैयार हो गया, और फिर आप उसको इस कूट के माध्यम से आप अपना जवाब दे सकते हैं कि सर ए होगा या बी होगा, स होगा या दे होगा। लेकिन ये जब भी होगा जब आप एक बार पूरा पढ़ लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी परिक्रमा पश्चिम से पूर्व होती है, या ऐसा कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। क्योंकि प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, जिसकी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। क्लियर है दोस्तों? तो ये सेशन, ये जो क्लास है, हमने मंगल ग्रह के बारे में इसमें पढ़ा, और एक अच्छा क्वेश्चन, एक MCQ टाइप का क्वेश्चन भी बना के देखा कि कंपटीशन लेवल पर जाने के बाद आपको किस प्रकार से जो प्रश्न होते हैं वो आपको फेस करने होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी, उस नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जुपिटर के बारे में, यानी बृहस्पति के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।